हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेक 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 जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई बहुत ही फेमस एलिजी है, इस एलिजी को आज हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। इस एलिजी की डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पोएम एक एलिजी है जो कि टेनिसन के फ्रेंड्स थे जिनका नाम था आर्थर हेनरी हालाम। आर्थर हेनरी हालाम की डेथ के बाद उन्होंने ये एलिजी लिखी थी, और साथ ही जब उनको आइसोलेशन अकेलेपन की फीलिंग हो रही थी, उस समय उन्होंने ये जो पोएम है ये पोएम लिखी थी। ये पोएम 1834 में लिखी गई थी जब आर्थर हेनरी हालम की डेथ हो गई थी, लेकिन ये पोएम जो पब्लिश्ड हुई है ये 1842 में पब्लिश हुई है। इस पोएम के अंदर छोटी सी पोएम है, 4 लाइंस के 4 स्टैंजाज हैं, और इरेगुलर आयम्बिक टेट्रामीटर में ये पोएम लिखी गई है, और इसकी जो राइम स्कीम है ये है ABCB। इसकी राइम स्कीम है ABCB, और बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है पोएम है। और इस पोएम में हमें टेनिसन के जीनियसनेस का पता चलता है कि किस कारण वो पोइट लॉरिएट थे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पोएम। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन। सबसे पहले हम इन दो लाइंस को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हालाम की ग्रेव के पास सी बीच पर बैठा है। तब वो ऑब्जर्व करता है कि समुद्र जो है वो रॉक से, कोल्ड ग्रे स्टोन, समुद्र रॉक्स चट्टानों से टकरा रहा है। ब्रेक 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 एक तरह का रिपीटिशन है। यहां पर स्पीकर हमें फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है। फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिखाई देता है? वो ये देखता है कि समुद्र तो मूव कर रहा है, वो तो जाकर चट्टानों से टकरा रहा है। और नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या कहता है? एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। और वो कहता है कि समुद्र तो मूव कर सकता है, वो नॉइज कर सकता है, जबकि मैं जो मेरे जुबान पर जो विचार मेरे मन में उठ रहे हैं, जो थॉट्स मेरे माइंड में उठ रहे हैं, मैं उन्हें अटर भी नहीं कर सकता हूं, मैं उन्हें बता भी नहीं सकता हूं। एक तरफ तो आप देखिए समुद्र के अंदर उसकी लहरों की, उसकी वेव्स की बड़ी तेज आवाज है, वो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। समुद्र के अंदर ये एबिलिटी है, जो एबिलिटी स्पीकर के अंदर नहीं है। बार बार जब ये ब्रेक 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 शब्द का रिपीटिशन हुआ है ना, ये वेव्स के सीजलेस मोशन को बताता है। हर वेव स्पीकर को वो बात याद कराती है जो बात स्पीकर के मन में, स्पीकर के अंदर नहीं है। और यहीं पर ही हमारा फर्स्ट स्टैंजा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। एकदम सिंपल वे में हम इस बात को देखते हैं कि टेनिसन अपने और उन हैप्पी पीपल के बीच में अंतर बताते हैं, जो लोग या तो प्ले कर रहे हैं या सिंग कर रहे हैं। देखिए दो शब्द यहाँ पर आए हैं, प्ले और सिंग। एक तो ये आया है प्ले और एक आया है सिंग। तो वो ये बताते हैं कि मेरे और हैप्पी पीपल में क्या डिफरेंस है कि वो तो प्ले कर सकते हैं या सिंगिंग कर सकते हैं, उनके पास एक जॉय है, एक फुलफिलमेंट है, जो कि स्पीकर के पास नहीं है। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, ये जो मछुआरे का लड़का है, दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, वो अपनी बहन के साथ खेलता हुआ जोर जोर से चीख रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, वो जो नाविक है, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो देखिए वो कहता है कि वो सेलर जो है वो अपनी बोट में बैठा हुआ गाना गा रहा है।
यहां एक बात आप देखिए कि ब्रदर के पास में सिस्टर है, सेलर के पास बोट है, पर हमारा जो स्पीकर है वो अलोन है। सेलर और फिशरमैन बॉय के पास प्लेजर का एक रीजन है जो कि स्पीकर के पास नहीं है। हमें यहाँ पर एक एनवॉय, एक ईर्ष्या की भावना भी हम सेंस कर सकते हैं। पर ये जो ओ वेल शब्द आए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ओ वेल शब्द है ये हमें क्या बताता है? ये ओ वेल शब्द हमें ये बताता है कि इन यंग, जो ये ब्लिथ यंग पीपल हैं, जो ये खुश यंग पीपल हैं, इनके पास अभी दुख आए नहीं हैं, इनके पास अभी दुख आने वाले हैं। स्पीकर फिशरमैन बॉय की चीयरफुलनेस को देखकर बड़ा ही पॉइजेंट फील कर रहा है। तभी तो वो कह रहा है ओ वेल, कि हाँ अभी ठीक है, इनके पास दुख आए नहीं है, जब इनके पास आएंगे तब इन्हें फील होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। थर्ड स्टैंजा में पोइट्स इन जो ये स्टेटली शिप्स हैं, स्टेटली शिप्स का मतलब है जो ये शानदार जहाज हैं, आलीशान जहाज हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अंडर देयर हेवन, टू देयर हेवन अंडर द हिल। वो तो पहाड़ी के नीचे अपने हेवन में जा रहे हैं, यानी कि बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं या वो होराइजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि इन जहाज़ों के पास में एक डेस्टिनेशन है, ये जहाज अपनी डेस्टिनेशन को लेकर कंटेंट हैं। पर ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। पर वो अब वो बात करता है कि वो कहता है कि ये जहाज अपने हेवन में जा रहे हैं, पर यहाँ जो ये माउंटेड ग्रेव है, यहाँ पर तो कोई प्लीजेंट हेवन नहीं है, यहाँ पर कोई प्लीजेंट हेवन नहीं है। और यहाँ एंड का मतलब है एंड ऑफ एक्टिविटी, यहाँ टच के लिए कोई हैंड नहीं है, वैनिश्ड हैंड, वो हाथ जो गायब हो चुका है, वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। वो कहता है यहाँ पर टच के लिए कोई हैंड नहीं है, सुनने के लिए कोई आवाज नहीं है। स्पीकर अपने इंटरनल थॉट्स में दोबारा कॉटअप हो गया है, वो दोबारा अपने ही आंतरिक विचारों में फंस गया है। और एक वो जो मॉर्न्ड पर्सन है, जिस पर्सन के लिए उसको शौक है, उस पर्सन की मेमोरी स्पीकर के ऊपर हावी हो गई है। वो अपने आसपास जो कुछ भी देख रहा है, उस पर्सन की मेमोरी उसको ओवरशैडो कर रही है। इस स्टैंजा का मीनिंग ये है कि वर्ल्डली लाइफ में कोई सैडनेस नहीं है। देखिए जहाज अपने बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं, पर पोइट सैड है कि उसका फ्रेंड जो है वो मर गया है। अब वो किससे बातें करेगा, किसको टच करेगा, किसकी आवाज सुनेगा। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेज ओ सी। अब कहता है, वापिस वो लाइन दोहराता है फोर्थ स्टैंजा में। वापिस वो क्या करता है कि वो कहता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो वापिस क्रैगी क्लिफ्स की तरफ आ रही हैं। लहरें बार बार आकर, समुद्र की जो लहरें हैं वो चट्टानों के साथ बार बार आकर हिट कर रही हैं। लहरें तो बार बार आकर हिट कर रही हैं, पर स्पीकर क्या कहता है कि कहता है मेरे लिए तो नो रिटर्न ऑफ डेड है, पर मेरे लिए तो जो मरा हुआ व्यक्ति है वो वापस कभी भी नहीं आएगा। नेवर कम बैक टू मी, वो कभी वापस नहीं आएगा। वो कहता है कि लहरें तो बार बार आ रही हैं, पर मेरे लिए तो जो पेन है, जो दर्द है, वो रिकरिंग हो रहा है। फिर भी स्पीकर और सी जो है दोनों अपनी यूजलेस और रिपीटेड एक्शन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। ये सीन जो हमारे सामने है एक इनएविटेबिलिटी और होपलेसनेस की फीलिंग अराउज करता है। पोइट ये भी फील करता है कि सी तो इन लहरों से, समुद्र की लहरें तो इन चट्टानों से टकरा टकरा कर अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर देती हैं, पर मैं तो कभी भी दोबारा
उन दिनों को वैसा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जैसा अगर मेरे साथ मेरा दोस्त होता तो मैं करता। वो कहना चाहता है कि अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है जब मेरे पास मेरा दोस्त नहीं है। और ये जो सारी बात, ये सिंपल बात ये है कि एक तरफ समुद्र लहरों से टकरा रहा है, इस बात को टेनिसन ने अपने पर्सनल ग्रीफ के साथ अटैच कर दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।